हमारे फंडामेंटल से बाहर गए आप उनको मैसेज कर दो आ जाए। जितने भी हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सब के लिए स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट बना के हमें रेमेडी भी दे। उन्होंने बोला कि अगर आपको रेमेडी भी चाहिए ना कि कोई आपका राइट वायलेट कर रहा है तो भी वो आपका फंडामेंटल राइट कि आपको रेमेडी भी मिलेगी, आपको एक रिलीफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोले कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए अब तो मैं सिर्फ लीगली जा सकती हूँ। लीगली भी जा सकते हो एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% कंफर्म क्वेश्चन है इसका पेपर में आता है, ठीक है। तो कोई भी रिट किसी का भी पूछ लेते हैं हम लोग, रिट कोई भी इसमें से पूछ लेते हैं, टोटल 5 है। किसी का डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं, आर्टिकल 32 टू 26 के बीच में डिफरेंस है, सिमिलैरिटी कुछ भी पूछ लेते हैं, बट 32 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। मोस्टली फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसका एक पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पता ही है कि आना। अब ये यहाँ पे स्पेसिफिकली देखो क्या कह रहा है, दिस आर्टिकल गारंटीज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 किसके लिए स्पेसिफिकली दिया, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30, 31 बीच में से डिलीट हो गया, उसके बाद आया 30, 14 से लेके 30 के बीच में अगर कोई भी आपका कोई भी राइट वायलेट करता है तो यू कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन और द पब्लिक अथॉरिटी। वो एक एक करके सब में पढ़ेंगे किसमें किसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। इट इज रेमेडियल एंड नॉट सब्सटैंटिव इन नेचर। ये हमें एक्चुअली के अंदर रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए बना है। ये किसी तरीके से ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि आपको लीगली कोई और तरीका दे रहा हो। यहाँ पे स्पेसिफिक जो मेजर पर्पस है ये प्रोवाइड करने का, दैट इज जस्ट अ रिलीफ और अ रेमेडी कि अगर कोई भी पर्सन हमारा राइट वायलेट करता है तो हमें क्या क्या उससे रेमेडीज मिल सकते हैं। आर्टिकल 32 मेक्स इट अ फंडामेंटल राइट दैट अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। अच्छा ये जरूर याद रखना है, 32 में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और कुछ नहीं। अगर कोई मेरा लीगल राइट वायलेट करता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 नहीं जा सकता, बट मैं हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 जा सकती हूँ। वो अभी डिफरेंस और इनकी सिमिलैरिटीज पड़ेगी, उसमें दोनों चीजें कवर करेंगे। Has the right to move to Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of this fundamental right. जनरली हम एक हायरार्की फॉलो करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट के पास गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई के पास गए, हाई के बाद सुप्रीम के पास गए, तो ये हमारा लॉ कहता है कि आपको एक हायरार्की फॉलो करनी है। ये नहीं कि कोई भी काम आ जाए, कोई भी आपको केस करना हो सीधा उठ के सुप्रीम कोर्ट को तंग करने चले जाए, ऐसा नहीं। बट इसके लिए ये क्या कहते हैं, सीधा कहा जाओ सुप्रीम कोर्ट, कोई हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। On the other hand, he can directly raise the matter before the highest court of the land, and the Supreme Court is empowered to issue directions or orders or writs in the nature of। अभी 5 तरीके की writs दी हैं। पहली चीज तो writ वर्ड का मतलब क्या है, what is writ? जनरली हम बोलते हैं writ petition। बेसिकली होता क्या है कि हम पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट को और कोर्ट उस पिटिशन के बेसिस पर writs इशू करके देते हैं। अब लेट्स सपोज किसी भी एक पर्सन ने मेरा कोई राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट और मुझे पता चल गया कि इसने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो या रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरीके की लगा दी और मेरा वो फंडामेंटल राइट वहां पे वायलेट, तो मैं डायरेक्टली गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, मैंने एक पिटीशन फाइल। अब वो पिटीशन फाइल करके कोर्ट के पास 5 ऑप्शन, जब 5 तरीके की रिट्स वो इशू कर सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन किस नेचर की मैंने कंप्लेन की, उसके बेसिस पे वो कोई भी 5 में से इशू करे। तो रिट इशू करने का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा है मेरी पिटीशन के बेसिस पे, तो व्हाट एग्जैक्टली द रिट इज, बोलो। अप्रूव नहीं, अप्रूव करना तो ये हो गया कि उन्होंने चलो एक्सेप्ट कर लिया, बट अब रिट इशू करना, अप्रूवल इज समथिंग कि हाँ चलो दे एक्सेप्टेड, वो तो उतने में खत्म, बट व्हाट इज अप्रूव, वो रिट। जो कोर्ट एक्शन लेगा, बेसिकली जो कोर्ट डायरेक्शन देगा उस पर्सन को, मेरे अगेंस्ट जितने भी राइट वायलेट किया कोर्ट उसको डायरेक्शन देगा, तो कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा, जो भी उसको ऑर्डर इशू करेगा, किसी तरीके की कमांड इशू करेगा, दैट विल बी नोन एज रिट। पहले एक लाइन में ना रिट का मीनिंग कि रिट एग्जैक्टली होती, लिखो, इट इज अ रिटन कमांड, रिट का मीनिंग लिखो, इट इज अ रिटन कमांड in the name of court, it is a written command in the name of court
or other legal authority in the name of court or other legal authority to act 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 or abstain from acting or abstain from acting in a particular way. In a particular way. So it's like a command, it's like a direction which is issued by the court, जो आपको बोलेगी या तो ऐसे करना है या फिर आपको ऐसे नहीं करना, दोनों चीजें हो सकती है क्योंकि इट्स अ कमांड, तो यू हैव टू फॉलो। और जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रेमेडी अवेलेबल है कि सुप्रीम कोर्ट तो ये रिट इशू करके देगा अनटिल एंड अनलेस मेरी एप्लीकेशन, मेरी पिटीशन वहां पे एक्सेप्ट हो जाए, अदरवाइज वो इशू करके नहीं। बट अगर मैं हाई कोर्ट के पास जाती हूँ तो वहां पे एक वेरिएशन यहाँ पे मिलता है। अगर हाई कोर्ट के पास मैं चली गई, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन, आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, आई कैन गो टू हाई कोर्ट एज वेल। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल लगता है 226, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल लगता है 32 आर्टिकल के अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे जा सकते हो। बट अगर हम 226 की बात करें तो वो कहते हैं फंडामेंटल राइट जो आपका लीगल, आप रिट के लिए जा सकते हो। अब अगर मैं हाई कोर्ट के पास गई और हाई कोर्ट ने मेरी पिटीशन पढ़ी और हाई कोर्ट को लगता है अगर कोई लॉ बना हुआ है जिसके अंदर कोई रेमेडी अवेलेबल, तो आप वो रेमेडी ले लो रादर देन मूविंग टू द रिट्स। तो हाई कोर्ट आपके पास ऑप्शन दे दे, या तो रिट इशू करेगा या किसी पर्टिकुलर राइट, सपोज किसी रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने पढ़ा, किसी ने मुझे डिटेन करके रखा तो मेरा फंडामेंटल राइट भी वायलेट हो गया, एज वेल एज प्रिवेंटिव डिटेंशन का तो लॉ भी बना हुआ है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि रिट इशू करने से बेटर है उस लॉ के अंदर एक रेमेडी अवेलेबल है, तो वो रेमेडी दे दो ना आप, रादर देन इशूइंग द रिट यू कैन हैव द रेमेडी इन द लॉ। तो हाई कोर्ट के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोनों में से कोई भी चीज दे दे, बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं। तो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की पावर इस कॉन्सेप्ट में कम है और हाई कोर्ट की ज्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास अपॉर्चुनिटी 2 और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए देते हैं और हाई कोर्ट दोनों के लिए देता है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। ठीक है, अभी वो पूरा सिमिलैरिटीज और वो सारी चीजें एक बार कवर करेंगे। अब इन्होंने लिखा कि ये डायरेक्शन इशू करेंगे या ऑर्डर्स इशू करेंगे या रिट्स इशू करेंगे। अब ये वर्ड देखो क्या लिखना है, डायरेक्शन देना, ऑर्डर। ऑर्डर वर्ड क्या ही अपने आप में क्या है, कमांड, जिसको मानना ही पड़े। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू कर दी ना तो कोई पर्सन उस रिट को मानने से मना नहीं कर सकता। चाहे मैंने एक पिटीशन फाइल की बट रिट ऐसी इशू है जो मेरे ही अगेंस्ट हो गई या सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट हो गई, जिसके मर्जी अगेंस्ट में हो, फिर उसके लिए आप कभी मना नहीं कर सकते, इसकी अपील भी नहीं कर सकते। और क्योंकि किसने इशू, सुप्रीम कोर्ट ने, ना तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते, इस चीज के लिए आप प्रेसिडेंट के पास भी नहीं जा सकते। तो ये रिट पिटीशन फाइल करने से पहले लोगों को सोचना भी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशू कर दी डायरेक्शन तो दे मस्ट फॉलो दैट डायरेक्शन, क्योंकि इट्स अ डायरेक्शन, इट्स अ ऑर्डर एंड इट्स अ कमांड, जिसको मानना मेंटेन। अब जो सबसे पहले दी हुई है यहाँ पे, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द वर्ड इज हैबियस कॉर्पस। अब ये सारे वर्ड्स जो इसके अंदर 5 दिए हुए हैं ये सब लैटिन वर्ड से उठाए हुए, बीच में एक प्रोहिबिशन वर्ड है दैट इज द इंग्लिश, बाकी के चारों लैटिन वर्ड से इन्होंने निकाल के उसका मीनिंग यहाँ पे इंक्लूड किया। अब हैबियस कॉर्पस का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो इसका सिंपल मीनिंग होता है, देखो लिखा है, इट मीन्स टू हैव द बॉडी। ये रिट सिर्फ तब अप्लाई होती है जब किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया हो, अरेस्ट किया हो या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो। ये रिट सिर्फ उसी के। तो चाहो तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में चले जाओ, चाहो तो आप सीपीसी सीआरपीसी के अंदर अरेस्ट के जो प्रोविजन है वहां पे चले जाओ, चाहे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके रिट पिटीशन फाइल। सेकंड पॉइंट देखो लिखा है, इट इज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। कन्फाइंड वर्ड का मतलब बेसिकली चाहे वो रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे किसी तरीके की लिमिटेशन हो, चाहे अरेस्ट किया गया हो, चाहे डिटेन किया गया। कन्फाइंड में ये 4 वर्ड्स, कोई मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दे, मुझे घर में बंद करके रख दे, दैट इज अगेन कि मेरा फंडामेंटल राइट वहां पे वायलेट हो गया क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई और मेरी बॉडी को उस पर्सन ने घर के अंदर बंद करके रख दिया। तो दैट मीन्स कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है कि मैं कहीं पे भी मूव कर सकती। और वर्ड लिखा है इन्होंने विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, ये मैंडेट। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर किया जाए जस्ट टू प्रिवेंट कि आप कोई गलत काम ना करो, तो वो लीगल जस्टिफिकेशन है। अगर आपने कोई पहले क्राइम किया हुआ और फिर आपको बंद करके रखा कि आप दूसरा ना कर दो, दैट इज ऑल्सो लीगल जस्टिफिकेशन। अगर ये एंटिसिपेशन है या मैं सस्पेक्ट हूं किसी केस में तो भी मुझे लॉकअप में बंद कर दिया, तो भी वो लीगल जस्टिफिकेशन।
द टर्म लीगल जस्टिफिकेशन वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, क्योंकि इन्होंने तो एक टर्म लिख दिया लीगल जस्टिफिकेशन, डेफिनेशन कहीं नहीं, और लीगल जस्टिफिकेशन मतलब जो कि लॉ के अकॉर्डिंगली वैलिड। अगर कोई बिना लीगल जस्टिफिकेशन के करता है देन यू कैन फाइल दिस पिटीशन। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज इन द नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स he has been confined and set him free if there is no justification for his detention। पहली चीज अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में पढ़ाया कि किसी को भी अरेस्ट या डिटेन करने से पहले ना रीजन बताना जरूरी। अगर आपने उसको रीजन नहीं बताया तो भी गलत, और आपने अरेस्ट करके अगले दिन मजिस्ट्रेट के पास लेके गए उसको भी रीजन नहीं बताया तो भी गलत। कोर्ट को ये पता होना जरूरी है कि किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे पर्सन को अरेस्ट किया गया, और अगर कोर्ट को नहीं पता होगा तो कोर्ट सीधा सीधा उसको फ्री कर देगा ना। क्योंकि जब आपको लीगली कोई चीज ही नहीं बता पा रहा है, तो पुलिस कुछ बता ही नहीं पा रही है, या कोई पर्सन को एलिगेशन नहीं लगा पा रहा, तो कोर्ट कहेगा हम क्यों डिटेन करके रखते हैं, कोर्ट उसी टाइम उस पर्सन को फ्री कर देगा। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है कि मैंने लेट्स सपोज मुझे किसी ने डिटेन किया, अब एक चीज और है, अगर मेरे को डिटेन कर लिया तो मैं कैसे पिटीशन फाइल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो डिटेन करके रखा हो। मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी लीगल पर्सन, मेरा एडवोकेट, मेरा लॉयर मेरे बिहाफ के ऊपर ही काम कर सकता है। तो उन्होंने जाके पिटीशन फाइल कर दी। अब जब कोर्ट ने जस्टिफिकेशन मांगी तो जिस पर्सन ने मुझे डिटेन करके रखा था उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं। ये पूरे प्रोसीजर में कोर्ट विल कंडक्ट द इंक्वायरी, तो ये चेक करेगा कि डिटेंशन का रीजन क्या। इंक्वायरी करने के बाद एक इंक्वायरी की रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर तो लगेगा डिटेन करना इज वैलिड तो डिटेन करके रखो, कोर्ट कोई रिटन इशू करेगी और बोलेगी कि डिटेंशन ठीक है। बट अगर वो डिटेंशन मेरा अनलॉफुल है तो कोर्ट मेरे को फ्री कर। और फिर ये जो फ्री करने का ऑर्डर आएगा ना, ये कोई मानने से मना नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे कोई अथॉरिटी XYZ कोई अथॉरिटी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और इट्स बेसिक बेसिस ऑन द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल, तो इसीलिए इसको कोई भी वायलेट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ कहता है दिस रिट हैज टू बी ओबेड। तभी वर्ड क्या लिखा है, हैज टू बी ओबेड। जब भी इश्यू होगी, जिसके भी फेवर में हो, जिसके भी अगेंस्ट में हो, सबको माननी मैंडेटरी। बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी बाय प्रोड्यूसिंग द पर्सन बिफोर द कोर्ट। Under Article 32 and 226, any person can move for this writ to the Supreme Court and High Court respectively. 32 में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर 226 में जाना है तो दैट इज हाई कोर्ट। The applicant may be the prisoner or any person acting on his behalf. Prisoner खुद भी कर सकता है ये रिट, बट खुद भी करना इज ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट, क्योंकि वो प्रिजन में है, वो लॉकअप में है, डिटेंशन में है, अरेस्ट है। तभी उन्होंने क्या लिख दिया, एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या कोई भी पर्सन जो कि उसके बिहाफ के ऊपर जाके रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर ना एक दो पॉइंट और है, तो साथ में मेंशन कर, नोट करो इसमें। This writ can be issued. This writ can be issued against public authorities. This writ can be issued against public authorities as well as private individuals. Public authorities as well as private individuals. So कोई पब्लिक अथॉरिटी आपको रिस्ट्रिक्ट करे तो भी इश्यू करवा सकते हो, कोई इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकते हो। करेक्ट, अथॉरिटी को मिल सकती है, फाइन लगेगा, बेसिकली फाइन लगता है। पनिशमेंट एज सच तो वही ये वाली नहीं होती कि इम्प्रिजनमेंट काइंड ऑफ हो, वो फाइन लगा दो, पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन। प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में दूसरा भी हो सकता है, हालांकि इस आर्टिकल में ये नहीं लिखी कि पनिशमेंट एग्जैक्टली क्या हो, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की पनिशमेंट वहां पे दे सकती है। नेक्स्ट जो रिट दी है दैट इज ऑफ मैंडमस। अगेन इट्स अ लैटिन टर्म। मैंडमस का सिंपल सेंस के अंदर मतलब होता है वीक कमांड। कमांड मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देना या कमांड देना या ऑर्डर पास करना। आज तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है दैट दिस रिट इज अ कमांड इश्यूड डायरेक्टली टू एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंटीरियर कोर्ट और गवर्नमेंट। ये किसी को भी इश्यू हो सकती है, किसी एक इंडिविजुअल को भी इश्यू हो सकती है, किसी कंपनी, कॉर्पोरेशन, किसी को भी हो गई,
इंफीरियर कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कर दी या हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर दी, सुपीरियर कोर्ट ने अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये रिट इशू कर दी। और द गवर्नमेंट एज सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे तो इवन गवर्नमेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल को और हाई कोर्ट अपना स्टेट को, इवन सुप्रीम कोर्ट स्टेट को भी ये इशू कर सकती है, रिक्वायरिंग हिम टू डू अ पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइड देयर। स्पेसिफाइड देयर इनका मतलब जो कमांड दी गई है उसमें जो भी चीज स्पेसिफाइड है वो चीज रिक्वायर्ड होगी फिर करनी, क्योंकि इट्स अ कमांड, मानने से मना नहीं कर सकते। which pertains to his or its office or is further in the nature of public duty। अब ये जो वर्ड लिखा है ना ऊपर एनी पर्सन, ये एनी पर्सन प्राइवेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सेंटेंस की लास्ट वर्ड देखो उसमें क्या लिखा है, पब्लिक ड्यूटी। तो ये जो एनी इंडिविजुअल है वो सिर्फ तभी होगा जब वो कोई पब्लिक ऑफिसर होगा, किसी पब्लिक अथॉरिटी में वो काम करता, तब हो सकता है उसको उसकी पोस्ट की कैटेगरी में या एज एन इंडिविजुअल उसको वो रिट इशू कर दी जाए, बट सिर्फ और सिर्फ कब, जब वो पब्लिक अथॉरिटीज या पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा सिर्फ तब। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग द जुडिशियल एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। अब जितनी भी हमारी पब्लिक अथॉरिटीज है उनकी एक पब्लिक ड्यूटी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, अथॉरिटीज बनी हुई है, दे ईच एंड एवरी हैज टू परफॉर्म सर्टेन पब्लिक ड्यूटीज। अब अगर मुझे लगता है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर पब्लिक, ये मेरा मानना है कि लेट्स सपोज पीडब्ल्यूडी का एक काम है, एमसीडी का एक काम है, वो अपना काम नहीं कर, तो या तो आप जाके पहले उनको कंप्लेंट कर दो, जिसका अगेन आपको पता है कि कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप डायरेक्टली कहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट। आप जाके बोलो जी सो एंड सो पर्टिकुलर अथॉरिटी या उस अथॉरिटी का ये ऑफिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर, तो हम चाहते हैं कि आप उसको डायरेक्शन दो सो दैट दैट पर्सन परफॉर्म देयर ड्यूटी। उस चीज के लिए हम ये रिट इशू करवा सकते, बट पहली चीज ये मैंडेटरी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि क्या वो परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज क्या क्या, क्योंकि आप किसी भी चीज पे जाके बोल दोगे तो कोर्ट तो पहले चेक करेगा ना कि क्या वो चीज जो आपने बोली है उसकी ड्यूटीज में आती भी है या नहीं आती। अगर आती है और वो पर्सन नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप जाओ जाके उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। It is a discretionary remedy and High Court may refuse if alternate remedy exists except in the cases of infringement of fundamental right। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया, discretionary वर्ड का मतलब क्या होता है, छूटता नहीं है, वो पोस्ट नहीं छूट रहा है, डिपेंडेंसी पे, मतलब अपने ऊपर है आप वो चीज देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। तो इट्स लाइक अ मैंडेटरी कोई चीज नहीं है, इट्स अ डिस्क्रिशन। जैसे कोर्ट्स के पास में ना डिस्क्रिशन होती है कि वो केस एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आपकी अपील एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये डिसीजन दें या वो डिसीजन दें, तो ये कोर्ट्स के ऊपर एक तरीके का डिस्क्रिशन। कुछ चीजें लॉ में लिखी है जो माननी है, कुछ उनका अपना व्यू पॉइंट होता है जो उनको मानते हैं। क्या चीज ये कोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे, तभी वहां पे वर्ड ना सिर्फ हाई कोर्ट का लिखा है। हाई कोर्ट रिफ्यूज इसलिए करता है अगर हाई कोर्ट को लगता है किसी लॉ में इसकी रेमेडी है तो फिर रिट इश्यू करने की जरूरत नहीं, रिट की रेमेडी। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिशन है टू द हाई कोर्ट, either they can issue the writ or they can provide the remedy which is provided in any respective law। किसी लॉ के अंदर अगर वो रेमेडी है तो रेमेडी, जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन हम आपको पढ़ेंगे आरटीआई पढ़ेंगे, राइट। जब हम आरटीआई पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जिसको जाके आप कंप्लेंट कर सकते। अब मैंने जाके उस ऑफिसर को कंप्लेंट की, मेरी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि पब्लिक अथॉरिटी का एक पर्सन काम नहीं, तो मैंने पीआईओ को जाके बोला कि वो काम नहीं कर रहा या मेरे को ये रिकॉर्ड देखने, आप मेरे रिकॉर्ड्स दिखाओ, तो किट्स ट्रांसपेरेंसी कि आप अंडर द आरटीआई जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो आप नहीं। मैंने जाके बोला उनको कि ये इंफॉर्मेशन निकाल दो, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब मुझे मैंने रीजन पूछा, रीजन कोई नहीं, ठीक है ना, उन्होंने सिक्योरिटी का रीजन दिया ना कोई एक्सवाइजेड रीजन नहीं दिया, और बस मेरी एप्लीकेशन को विदिन 30 डेज में रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और मेरे को पता है कि ये पर्सन काम नहीं कर रहा। अब इसकी रेमेडी दोनों जगह पे अवेलेबल है, या तो यहाँ चले जाओ या फिर आप आरटीआई के अंदर भी रेमेडी अवेलेबल। मैं मैटर लेके गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक ही रेमेडी अवेलेबल कि वो क्या इशू करेगा, रिट। दैट्स इट। मैं नहीं गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, मैं चली गई हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने देखा कि रिट भी इशू हो सकती है, हाई कोर्ट ने देखा आरटीआई में भी तो लिखा हुआ है, तो जब आरटीआई में लिखा है तो क्यों रिट इशू करनी। तो फॉर हाई कोर्ट स्पेसिफिकली इट्स अ डिस्क्रिशन कि either to provide you the remedy under the respective law or to provide a remedy by issuing the writ। तो अगर अच्छा दोनों में फर्क हो सकता है, यहाँ पे जो इशू होगी रिट के अंदर रेमेडी वो होगी डायरेक्शन, एक कमांड कि अब आपको ऐसा करना ही, बट वहां पे रेमेडी क्या हो सकती है, पेनल्टी लगा दी, फाइन लगा दिया, वहां पे मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का फाइन दिया हुआ है वो लगा दिया, पर डे का फाइन लगा दिया,
पेनल्टी दोनों में अलग अलग हो सकती है, रेमेडी अलग हो सकती है। नाउ इट इज अप टू द हाई कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी रेमेडी देनी। अगर आप रिट के केस पढ़ो, आपको एक कमांड इशू हो जाए तो कोई अपील नहीं, बट अगर लॉ के अंदर रेमेडी मिल गई तो उसमें तो अपील आपको मिले, क्योंकि इसका लीगल, तो वहां पर अपील मिलेगी। रिट के केस में देयर इज नो अपील, बट इन द केसेस ऑफ लॉफुल रेमेडी, जो लीगल रेमेडी लॉ में लिखी हुई है, उसके लिए आपको लीगल उसमें अपील का पॉइंट आपको हमेशा मिलेगा। तो यू कैन फाइल ऑन दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट लॉ, दैट पर्सन कैन आल्सो फाइल एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ वर्ड लिखा है डिस्क्रिशनरी रेमेडी, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर हाई कोर्ट, नॉट फॉर द सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन ही है रिट इशू करने का, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। Last point पे लिखा है, it does not lie against president or governor or state for the exercise of their duties as powers. अब आप जाके सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट भी ये नहीं बोल सकते कि प्रेसिडेंट अपना काम नहीं, गवर्नर अपना काम नहीं, या स्टेट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी, वो अपना काम नहीं, ये चीज के लिए नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए ये काम नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज ए और बी के अगर कॉन्ट्रैक्ट है, एक ने परफॉर्म कर दिया दूसरे ने नहीं, तो चलो उसने परफॉर्म नहीं किया, चलो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर रिट पिटीशन फाइल कर, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो रेमेडी है बोले कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स, या फिर हाई कोर्ट के पास किसके लिए, लीगल राइट्स के लिए एक्ट। खूं करके ना ये इतना मोटा बना रही हो। प्रोहिबिशन, जिसकी ना अभी एक्सेप्शन, मैं आपको पूरे चार्ट बनाते हूं सारे रिट्स का, तो उसमें एक्सेप्शन देख लेंगे कि और किस को इशू नहीं। थर्ड आगे जाके प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन वर्ड का अपने आप में मतलब ही क्या होता है एग्जैक्टली, है तो ये रिस्ट्रिक्शन, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये रिस्ट्रिक्शन किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दी गई है, देखो पहला लिखा है, it is issued to an inferior court when they act without or in excess of jurisdiction or in violation of rules or law. अच्छा, what is jurisdiction? उनका एक अपना एरिया, एक होती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो कि आप बताती है आपको एरिया, टेरिटरी बताएगी कि आप सिर्फ इतनी जगह पे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, ऑल ओवर इंडिया, और हाई कोर्ट का क्या है, जो भी रिस्पेक्टिव टेरिटरी के अंदर वो हाई कोर्ट बनाया गया स्टेट के रिस्पेक्ट में, वो वाला उनका हाई कोर्ट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जितना वो डिस्ट्रिक्ट, एक होती है टेरिटोरियल, एक होती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब रिलेटेड टू द अमाउंट, रिलेटेड टू द मनी, को आपका जो केस है उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व, उस पर डिपेंड करता है कि क्या केस के पास वो जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं। अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हमारा लॉ कहता है कि आप कितने भी अमाउंट का केस फाइल करें, उनके पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की कोई लिमिटेशन है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे कुछ लोअर कोर्ट्स आते हैं, उन लोअर कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन वेरी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, अब उसमें 500, 1000 तक का जिनके अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना लोगों के बीच में, वैसे केसेस स्मॉल कॉजेस में आते, उनकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितना तक रही, 1000 रुपीज तक, इससे ज्यादा की। तो पेक्यूनरी विच इज रिलेटेड टू द मनी, कि जो भी डिस्प्यूट का अमाउंट है वो कितना है। इसके अलावा एक होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होती है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आप पहली बार कहाँ पे केस करते हैं,